बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का तीसरा रोज़ है और आज जो है वो हम लोग ऐसा सेगमेंट लेकर आए, यानी थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा सेगमेंट प्रोवाइड कर सकें जिसके अंदर तमाम मालूमात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हों जो कि आप लोग के लिए इन फ्यूचर बड़ा अच्छा साबित हों। क्योंकि आज भी हम जो ऐसा ही सेगमेंट लेकर आए हैं वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेगमेंट, और हम हर थोड़े जो है वो टाइम पीरियड के बाद या थोड़े से दिनों के बाद जो है हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी का सेगमेंट हम रखें अपने प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट में इस वक्त आ रही है, या सोसाइटी के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इस वक्त खतरे का बाइस भी बन सकती हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जिसमें हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अबाउट प्रॉपर्टी, अबाउट दीगर चीज़ों के हवाले से, या पेपर वर्किंग क्यों ना हो, तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए ठीक भी साबित हो सकती है। क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर बड़ा घपला किया जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर, और बहुत ज़्यादा जो है वो चीटिंग का रेशो बढ़ चुका है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सर्वाइव करता है? आवाम सर्वाइव करती है। और आवाम को जब सर्वाइव करना पड़ता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। महंगाई का दौर आप लोग के सामने है कि बेतहाशा महंगाई इस वक्त सोसाइटी के अंदर हुई है, और मुल्क के अंदर इतनी महंगाई जहाँ है वहाँ पर इंसान जो है वो अपना घर बनाने का सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई अपना घर बनाना चाह रहा है, या कोई कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, या कहीं भी लैंड लेना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाकर जो है प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहिए। तो यहाँ बैठकर हम यही कोशिश कर देंगे थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको सिखा सकें, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दे सकें कि इस वक्त माशरे में चल क्या रहा है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोग कितना सेफ साइड होकर खेल सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद है वो है शब्बीर अहमद साहब, जो कि होस्ट हैं कराची टाइम के भी, और साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इस्तांबुल टावर के ओनर हैं। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। शबीर भाई, अमूमन हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बात कर रहे होते हैं, और जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि प्रॉपर्टी में आजकल बड़ा घपला चल रहा है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। क्योंकि अभी आपके सामने सारे केसेस भी आए हैं, ये नस्ला टावर का केस और तिजोरी हाइट्स का केस, यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि गैर कानूनी इमारतों में शामिल हो चुके हैं, और इसमें सिर्फ सफ़र कर रही होती है तो आवाम सफ़र कर रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आवाम को कैसे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आवाम में वायरल होती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आवाम उसमें अंधा होकर भरोसा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नाज़माबाद के इलाके या दूसरे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ग्राउंड प्लस 1 से ज़्यादा परमिशन नहीं है, लोगों को मालूम है, लेकिन जब बन जाता है लोग 3rd फ्लोर पे भी फ्लैट ले लेते हैं, 4th फ्लोर पे भी ले लेते हैं। और ये बात तो वहाँ के रिहायशियों को भी पता है कि ग्राउंड प्लस 1 से ज़्यादा बन नहीं सकता, और बाकी जितना भी बनता है वो मिली भगत से बनता है, जिसमें इदारे भी शामिल होते हैं, बिल्डर्स भी शामिल होते हैं। तो आवाम को चाहिए जब उनको एक चीज़ की मालूमात है तो वो ना लें। लेकिन वजह ये आती है बसा औकात कि अगर कोई बेंगलोर लेने जाते हैं या कोई ग्राउंड प्लस 1 का प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, उनको कॉस्ट में नहीं आता, तो उनका माइंड ये बन जाता है कि सब ले रहे हैं तो हम भी ले लें, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह जो है ना लोग फंस जाते हैं, मजबूरी में फंसते हैं। लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा कसूर इदारों का आता है। इदारे जब चीज़ बन जाती है तब उठते हैं, और नहीं भी उठते, चलता रहता है सिस्टम। फिर अचानक कोई सख्त हुकूमत आती है तो फिर सख्त इकदाम करती है। लेकिन उस आवाम का क्या कसूर जिसने ये चीज़ें खरीदी? अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे हो ही ना, अगर ये इदारे रिश्वत खा के काम करें ही ना, तो फिर ना आवाम फंसेगी, ना ही जो है इदारे जो है करप्शन कर सकेंगे। तो इदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्या इदारों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी। चाइना के अंदर करप्शन करने वाले को जो है सजाए मौत है। देखिए, उन्होंने बड़ा सोच समझ कर ये चीज़ें की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप किया है, डेवलप करने के अंदर कुछ कवानीन बनाए। और कवानीन, करप्शन एक ऐसा मामला है कि अगर आप ने किसी इदारे ने कोई करप्शन किया, कोई रिश्वत ली, तो आपका सिस्टम पूरा बिगड़ गया, माशी मामलात ख़राब हो गए। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त नस्ला टावर अगर तोड़ा जा रहा है तो इदारों की मिली भगत से ही मामला बिल्डिंग बनी थी। बिल्कुल।
तो अब मुझे ये बताएं कि जो लोग रोड पे आ गए उनकी वजह से, जो लोग इस वक्त बेघर हो गए, तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब लोग बेघर हो गए तो ऐसे इदारों के करप्शन करने वालों को सजाए मौत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। जब ये कानून सख्ती से आ जाएगा और इस पर अमल होगा तो ही फिर ये करप्शन रुक सकता है, अदरवाइज नहीं रुक सकता। मतलब वही बात है ना कि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर करप्शन का बाजार बड़ा गर्म हुआ हुआ है, और आए रोज़ जब आवाम वहाँ पर जा रही होती है और कोई भी मामला अपना डिस्कस कर रही होती है इदारों से, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ से परेशान होकर निकलती है, क्योंकि इदारे जो है वो उनकी सुनते ही नहीं है, और जब इदारे नहीं सुनते तो आवाम बेबस हो जाती है, फिर आवाम भी मजबूर हो जाती है कि वो पैसा दिखा कर जो है वो अपना काम करे। यानी एक कहते हैं ना वर्किंग पीरियड ही आप लोग ने ऐसा बना दिया, या वर्किंग स्केल ही आप लोग ऐसा ही लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम खुद भी मजबूर हो चुकी है कि वो अब आगे क्या करे। यानी इतनी ख्वारी हो जाती है आवाम के लिए, या इतना आवाम जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर हो जाती है कि वो आखिरकार थक हार के रिश्वत का रास्ता ही अपनाती है, और रिश्वत से जो है वो आप लोग सारे काम करके दे देते हैं। तो इस सिनेरियो को ख़त्म करना पड़ेगा, इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कि गैर कानूनी तामीरात में शामिल हो चुके हैं, और उसमें से बस सिर्फ आवाम जो है वो सर्वाइव कर रही होती है। और हमेशा अमूमन हम आवाम के लिए बात कर रहे होते हैं, आवाम जो है वो सिर्फ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। यानी जो बिल्डर बना रहा होता है उससे तमाम चीज़ें पता होती हैं, और उसे ये भी पता होता है कि उसने नक्शा कैसे पास कराया है और कहाँ कहाँ से इदारों को रिश्वत देकर ये काम कराया गया है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आते हैं और उन इमारतों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन आवाम जो है जो वहाँ पर रह रही होती है वो सर्वाइव करती है, वो सफ़र कर रही होती है, और वो तकलीफ़ से दो चार हो रही होती है जब वो दर बदर हो जाती है। यानी अपने घर से ही उसको निकाल दिया जाता है कि ये गैर कानूनी इमारत है, आप लोग अपना घर खाली कर दें, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होती है ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं। तो यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये बताते हैं हम कि आप लोग कौन कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जो अपनाएं और अपनी चीज़ों को हिफाजती तौर पर यानी इदारों में जाकर वेरीफाई करवाएं, और वहाँ पर देखें कि आपकी कौन सी चीज़ वेरीफाई है और आपकी कौन सी चीज़ जो है वो लीज़ है। क्योंकि बहुत सारी अभी भी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि कराची के अंदर या अंदरूनी सिंध या फिर दीगर मैं शहरों की बात करूँ वहाँ पर बनी हुई है, और वहाँ पर लीज़ नहीं है। वो लोग वो कह तो देते हैं कि लीज़ है, लेकिन उसके बाद जब इंक्वायरी होती है या फिर वेरिफिकेशन होती है तो पता चलता है कि भाई वो लीज़ ही नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सारी कराची के अंदर भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि लीज़ नहीं है। तो आप लोग जब भी कोई भी सोसाइटी के अंदर अपनी कोई भी ज़मीन या घर या फ्लैट लेने जा रहे हो तो कम से कम ये चेक कर लिया करें कि वो ज़मीन लीज़ है भी या नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से ये लीज़ हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप लोग को बड़े जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि इदारे इसको रिलीज़ करेंगे भी या नहीं, या इसको लीज़ देंगे भी या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को खुद टैकल करनी पड़ेंगी। जैसे शबीर भाई हम बात कर रहे थे लीज़ के ऊपर, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि अभी लीज़ नहीं है, वो कहते हैं कि आ जाएगी इसकी लीज़, लेकिन बाद में वो लीज़ आती भी नहीं है। जब लोग बुकिंग करा लेते हैं फिर वो फंस जाते हैं, और उसके बाद वो लीज़ का सारा कहते हैं ना ज़िंदगी इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो लीज़ नहीं होते, आखिरकार उनको नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो क्या कहेंगे लीज़ वाली सोसाइटी के हवाले से जो लोग कहते हैं कि भाई लीज़ आ जाएगी? ठीक है, इसके लिए जो है ना सबसे पहले जब बिल्डर कोई ज़मीन लेता है तो वो अपने नाम पे लीज़ कराता है, फिर एक प्लॉट की बुकिंग करता है और फिर इंस्टॉलमेंट इसकी चलती रहती है। फिर इनका सिलसिला ये होता है कि जब पेमेंट पूरी होती है डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए जाते हैं, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ ही लीज़ की अमाउंट होती है, और फिर ये जो है 100 या 200 लोग जमा करके फिर उसके साथ लीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो पार्टी जो एंड यूज़र जो इन्वेस्टर जो प्लॉट लेता है उसको वेरीफाई कहाँ से हो कि मैं ये ज़मीन ले रहा हूँ तो इसकी मुझे जो है ऑथेंटिक लीज़ मिल जाएगी। होना ये चाहिए कि जो शेड्यूल पेमेंट बनती है वो गवर्नमेंट लेवल पे ही बननी चाहिए बिल्डर की, और गवर्नमेंट के थ्रू ही बिल्डर को पैसे जाने चाहिए। उसके बाद अगर बिल्डर लीज़ ना दे तो गवर्नमेंट पाबंद हो उसको लीज़ देने की, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें मर्चिंग नहीं होंगी तब तक ये मामला नज़र आएंगे, लेकिन ये तो बहुत ही दूर का मामला है। मसला तो ये है कि यहाँ पर एक सोसाइटी लॉन्च होती है, फिर उस पर मसाइल आते हैं, फिर वो मसाइल सॉल्व हो जाते हैं,
फिर उसके बाद उस पर कोई इदारा खड़ा होता है कि ये ठीक नहीं है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर मसाइल आते हैं। मतलब एक अजीब ही खेल खेला जा रहा है, ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें आवाम ही परेशान है, ना ही बिल्डर परेशान होता है, ना ही इदारे परेशान होते हैं। क्योंकि इन दोनों को तो पता होता है कि हमने किया क्या है, पता सिर्फ आवाम को नहीं होता। मसला तो सिर्फ आवाम का होता है। इस वक्त जितनी बिल्डिंगों का तोड़ने का आर्डर है या जो चीजें अनलीगल बनी हुई हैं उसका तोड़ने का आर्डर है, उसमें मुझे बताएं कि जो बिल्डर पैसे ले गया, जो इदारे पैसे रिश्वतें ली और जिस बिना पर वो बना, अब आवाम क्या करे। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेती है तो गवर्नमेंट फिर रिलीफ भी दे क्योंकि आप एक नुमाइंदा जब बिठाते हो, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बैठता है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर वो करप्शन करता है तो वो करप्शन का जो भी खुमियादा भुगतना पड़ेगा गवर्नमेंट को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो सिलेक्शन करके उस बंदे को बिठाया। किसी भी इदारे में कोई बंदा बैठता है, वो रिश्वत खा के अगर कोई काम करता है तो वो रिश्वत उस इदारे ने नहीं खाई, फिर रिश्वत वो गवर्नमेंट ने खाई, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन की थी जिस बंदे की, वो बंदा तो ठीक नहीं निकला। जिम्मेदारी तो आपकी थी, हुकूमत की थी। तो पहले हुकूमत खुद को सेट करे, खुद को बेहतर करे और कोई ऐसे लोग लाए जो फेयर तरीके से काम करें। मुझे बताएं आज किस इदारे के अंदर कोई इदारे ऐसे हैं जिस पे हुकूमत आज ये कह सके कि इस इदारे में रिश्वत है ही नहीं। कोई ऐसा इदारा है? कोई गारंटी नहीं ले सकता, किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर कह सकती है तो आए टीवी पे और कहे कि भाई इस अदारे को हमने साफ कर दिया, अगर इस पे आप रिश्वत देखो तो हुकूमत का कसूर होगा। तो आज वो ऐलान कर सकती है इस चीज का। तो जब ये चीजें शफाफ हुई नहीं है, हुकूमत अपने बंदों का ऐलान नहीं कर सकती, तो फिर अपने अवाम पे जो है इतना जोर क्यों, अवाम पर इतनी प्रेशर क्यों? फिर अवाम तो मजलूम हुई, अवाम के साथ तो जुल्म हुआ। तो वो अब यही बात है कि जो कयामत की निशानी, तो बार बार रोलिंग करके बात तो हम यही करते हैं ना कि सिर्फ पिस्ती अवाम है और सारा जो खमियाजा होता है वो अवाम को भुगतना पड़ता है और कोई और नहीं भुगत रहा। और बिल्डर को भी पता होता है कि उसने क्या काम किया, इदारों को भी पता होता है कि उसने क्या काम किया। बस औकात इदारे लिस्ट जारी करते हैं कि ये सोसाइटियाँ जो है ये ठीक नहीं है और इस पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए, लेकिन उधर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, काम भी लोग प्लॉट भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट इदारे ने उस सोसाइटी पर लॉक भी नहीं लगाया कि भाई इसको हम बंद कर देंगे, इस पर कोई बुकिंग नहीं होगी, वो भी नहीं किया हुआ। पैसे जा रहे हैं ना। तो लिस्ट क्यों जारी की? तो गवर्नमेंट ने अगर लिस्ट जारी की तो क्यों की? मतलब ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए आप ना लो, अगर ले लोगे तो फिर हमारा कसूर नहीं है, तो जो सोसाइटी तो बंद करो ना फिर आप। यानी आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है ना सीधी सीधी, कि वो सोसाइटी भी चल रही है, वहाँ पे सारी चीज़ें बिक भी रही हैं, लैंड भी बिक रही है, फ्लैट्स भी बिक रहे हैं, जो भी सोसाइटी के अंदर चीज़ें बनी हुई सब वो सेल आउट हो रही हैं। लेकिन आवाम को कहा गया कि भाई ये जो है गैर कानूनी, अगर आप लेंगे तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो वो वाली बात है। और SBC कोई भी इदारे हैं वो सारे नक्शे भी पास कर रहे हैं उसके। तो यही वाली बात है कि इदारे मुलव्वस है ना हर चीज़ पे। और अगर मैं नया नाज़िमाबाद की बात करूँ, क्योंकि अभी हम ऑफ कैम बात कर रहे थे कि बड़ा ह्यूज वहाँ पे प्रोजेक्ट अभी जो है वो लॉन्च होने जा रहा है और बड़ी ह्यूज अमाउंट उस पर लगाई जा रही है। जरा उस पर रोशनी डालें, क्या है? नहीं, वो तो जो है अभी अच्छे वहाँ पर तो बुकिंग हो रही है, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और लोग काफ़ी वहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं। और तकरीबन नया नाज़िमाबाद एक माना जाना नाम है। नया नाज़िमाबाद में काफ़ी लोगों के प्लॉट्स इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की इस वक्त कहते हैं ना फ्लैट्स और बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स वहाँ पर इस वक्त हुई हैं दीगर चीज़ों के ऊपर। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। शबीर भाई कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ। जी आया। पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम। देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि शहर में आजकल ये मामला जाहिर बात इतना बड़ा शहर है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन अफसोस ये होता है कि बात ये है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं और इदारे हर स्टेज पे आते हैं, लेकिन वहाँ उस वक्त उनको रोका नहीं जाता। जब वो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। मैं कह रहा हूँ देखिए यहाँ इस शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन बेइंतहा हो रही है, जाहिर इतना बड़ा शहर है, लेकिन जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं तो इसको जो है ना इदारे होते हैं वो चेक भी कर रहे होते हैं और उस वक्त पैसे ऐसे लेके सब उनको रेगुलाइज कर देते हैं, सर्टिफिकेट्स भी दे देते हैं, NOCs भी दे देते हैं, लेकिन एंड यूजर फंसता है ना। सवाल ये है कि जब वो बन रहे होते हैं वो जंगल में तो नहीं बन रहे, तो वो इदारे कहाँ जाते हैं उस वक्त? और आप मुझे ये अपने इनसे ये भी पूछना है
कि देखिए एक आदमी है, प्लॉट ले रहा है, जो ले रहा है, अपार्टमेंट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो वो तो एनओसी देख के ही लेगा ना, उसको तो इदारे ही एनओसी दे रहे हैं, अगर वो गलत या सही है तो वो तो जिम्मेदार नहीं होगा ना। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा तरीका जो आप, अगर कोई वेरीफाई किस तरह कर सकता है, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वेरीफाई करने के लिए या तो फिर कोई उससे भी इदारे पे इदारा बनाया जाए, या फिर किस तरह वो बच सकता है इस चीज से। ठीक है, या सब यही डिस्कस कर रहे थे हम, और यही तमाम चीजें हम बात कर रहे थे कि अवाम का कसूर नहीं होता। अवाम तो देखती है कि एनओसी जारी कर दी जाती है, और जब एनओसी जारी कर दी जाती है तो इसका मतलब है कि जो भी चीज वो खरीद रही है वो ठीक है। इदारों की जानब से एनओसी जारी ही क्यों की जाती है, हम भी यही सवाल करेंगे यहाँ बैठकर। और जिस तरीके से शबीर भाई से मैंने सवाल किया था कि वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि अभी इन्होंने याया साहब ने यही कहा कि कंस्ट्रक्शन हो जाती है, रेगुलाइजेशन हो जाती है, और उसके बाद जो है जब रेगुलाइज हो जाता है उसके बाद इदारे कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये गैर कानूनी इमारत है और इसको हम तोड़ेंगे, हालांकि एनओसी उसी इदारे ने जारी की है। और उसके बाद जब वो एनओसी जारी कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेरिफिकेशन के लिए अब हम ऐसा करते हैं, वेरिफिकेशन का इदारा तो है, ये तो बना हुआ इदारा, अब इसी में काम नहीं हो रहा तो हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी एक और इदारा बना देते हैं। तो लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ह्यूज चीज ऐसी आ गई कि जिसमें लोग परेशान हो गए कि भाई एक इदारे के पास जाएं, दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, किसके पास जाकर जो है वो हम लोग अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई जी। ज़रा इसका जवाब दे दें, क्योंकि वो याया साहब कह रहे थे कि आप ज़रा बताएं कि वेरिफिकेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आता है तो फिर क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल के अंदर। देखें, जो है ना इस वक्त लोग जो है ना बिल्डर से तो पूछ लेते हैं एनओसी कहाँ है, एनओसी क्या है, नक्शे पास है नहीं है, तो बिल्डर उनको बता देता है। लेकिन मुझे बताएं कि पूरे दिन के अंदर कराची में सैकड़ों प्रॉपर्टियां, हजारों प्रॉपर्टियां बन रही हैं, कितने लोग हैं जो वेरिफिकेशन करने जाते हैं एसबीसी, कितने लोग हैं जो इदारों में जाते हैं। अगर इदारों में सारे लोग वेरिफिकेशन करने जाएं तो मेरे ख्याल में नीचे लाइन लगी है। चलिए वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जैसे कि कॉलर ने हमें कहा कि एनओसी जारी कर दी जाती है, वो सिर्फ बिल्डर से पूछते हैं। जब एनओसी दिखा देता है जब वो अवाम को, तो इसका मतलब कि एनओसी जारी हो गई ना। जब भी कोई एनओसी जारी होती है उस एनओसी के बाद एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बनता है कि इसको आप इंडोर्स करो कि ये एनओसी ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना हर चीज आवाम तो बिल्डर से पूछ लेती है, आवाम कब जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। शबीर भाई आपको इंटरप्ट कर रही हूँ जी। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? सॉरी, आई थिंक हमारी कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई है जी। क्या कह रहे थे? आवाम खुद तो नहीं जाती, आवाम सिर्फ पूछ लेती है बिल्डर से। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि आवाम को काफ़ी चीज़ों का पता होता है, उसके बावजूद भी अंधा एतमाद करके लेती है। बिल्डर, इस बिल्डर से ही प्लॉट लेती है, उस बिल्डर से ही प्रॉपर्टी लेती है जिस बिल्डर को जानते हैं कि हाँ इसके प्लॉट में, प्रोजेक्ट में कोई मसला नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, पूरे कराची में तो मसाइल नहीं हुए ना, चंद जगहें हैं जहाँ पर जो है ना कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो है जगहें ठीक नहीं है, इसको तोड़ा जाए। बाकी जो काफ़ी जगह है, पूरा अगर ऐसा इस तरह तो पूरा कराची तोड़ने जाएंगे तो पूरा मैदान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चंद जगहें ऐसी हैं जिसके बारे में आवाम को भी पता होता है। मुझे आप बताएं, नाज़िमाबाद के अंदर इस वक्त ग्राउंड+1 की परमिशन है, सबको पता है। ग्राउंड+2 की परमिशन है, सबको पता है। कुछ जगहों पे 1 है, किस जगह पे 2 है, लेकिन 4th फ्लोर पे फिर भी आवाम ले रही है, 3rd फ्लोर पे फिर भी आवाम ले रही है, पेंट हाउस भी ले रही है। आवाम को नहीं पता, सब पता है, लेकिन फिर भी आवाम ले रही है। आवाम ले रही है तो बिल्डर बना रहा है, बिल्डर बना रहा है तो इदारे भी अपना हिसाब किताब रख रहे हैं। ये सारा सिस्टम है, यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन हो, कहाँ से बात करें? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ मैडम, हमारा वो मसला है, बिल्डिंग है वो किराए की है, पगड़ी वाली है। अच्छा, यानी किराए के घरों में क्या कह रहे हैं आप? हाँ वो पगड़ी वाली बिल्डिंग है, वो मालिक किराया लेने नहीं आ रहा ना। किराए पे क्या नहीं मिल रहा? जो बिल्डिंग है वो बिहार कॉलोनी में लियारी में ना, तो पगड़ी की बिल्डिंग है, वो जो लैंडलॉर्ड है वो किराया लेने नहीं आ रहा, 3-4 महीने हो गए। अच्छा, आप कल कोई इशू नहीं बने, कल को बोलेगा आपको किराया नहीं दिया आपने, फिर वो नोटिस भेज दे तो कार्रवाई करे। इसके लिए क्या प्रोसीजर? ठीक है, ठीक है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। आपका सवाल जरूर जो है वो मैं शबीर भाई से पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।
जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बहुत सारी ऐसी फाइलों के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और जैसे कि कॉलर्स हमें मौसूल हो रहे थे, कॉल्स हमें आ रही थी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो आवाम को हो रही है इस वक्त। जैसे कि अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक और कॉल हमें मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि भाई मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वो किराए की जगह है और वहाँ पर मेरा मालिक मकान ने मुझसे किराया नहीं दिया, यानी 2-3 महीने का डिस्टेंस हो गया, उसके बावजूद अभी तक किराया नहीं मांगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो मुझे नोटिस भेज देता है तो मैं क्या करूँगा? देखिए, अगर उससे मकान मालिक किराया नहीं ले रहा तो वो फ़ौरन रिज्यू करे कोर्ट से और एक वकील हायर करे और कोर्ट की तरफ जाए और बताए कि भाई मैंने ये मकान किराए पे लिया है, ये मेरा एग्रीमेंट है और मेरा जो है ऑनर जो है वो मुझसे रेंट नहीं ले रहा। तो वो फिर रेंट जमा होता है कोर्ट में, फिर कोर्ट के ज़रिए से उस ऑनर को दिया जाता है। अब जब एक एविडेंस आ जाता है कोर्ट के, क्योंकि अगर किराएदार किराया ना दे, रेंटल अगर रेंट ना दे, तो फिर 2-3 महीने बाद उसको खाली कराने का मिजाज रखता है ऑनर। सही। तो ये ज़्यादातर सिचुएशन देखी जाती है जिसको हमारे यहाँ पर पगड़ी के फ्लैट जो सेल आउट होते हैं। पगड़ी के फ्लैट में सिलसिला ये था कि पहले लोग जो है पगड़ी के फ्लैट उन्होंने लिए 10 लाख का लिया, किसी ने 12 लाख का लिया, आज वो करोड़ों रुपए के हो गए। और जब भी जो है वो सेल करते थे तो उस पर मकान मालिक 25% लेता था और ये सिलसिला चलता था। फिर हुआ ये कि जब प्रॉपर्टी महंगी हुई तो और बिल्डर्स आ गए उस बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए, ऑनर ने उनको बेचा तो 3-3 महीने के किराए ना लेके कोर्ट में सबमिट कर दिया कि भाई ये रेंटल हमें रेंट नहीं दे रहा है, इसको खाली कराया जाए। यानी उनकी जमा पूंजी भी खाली हो गई। सही। क्योंकि एज ए कानून ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो उनके रेंटल हैं, लेकिन अंडर टेबल तो वो ऑनर थे, लेकिन एक किराया उनका बांधा हुआ था। सही। तो कानून तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास होंगे उसके मुताबिक ही फैसला करता है। सही। हमारे जो जज हजरात हैं वो फैसला वही करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स होगा। ज़बानी बातों पे तो कुछ भी नहीं होता, तो ये सब अंडर टेबल चलता था। तो सबसे अच्छा, बेहतर तो आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से वो बयान कर रहे हैं कि वो किराया नहीं ले रहा मुझसे, तो ये खतरे की घंटी है? बिल्कुल है, खतरे की घंटी। वो जाए कोर्ट से रिज्यू करे और वहाँ बताए कि भाई मेरा ऑनर जो है वो। तो क्या वजूहात आ सकती हैं सामने किराया ना लेने की? घर खाली कराना चाह रहे हैं? देखिए, उसके पास एविडेंस होगा ना कि भाई मुझे ये रेंट ही नहीं दे रहा इतने मंथ से, तो मैं इसको खाली कराना चाहता हूँ। तो इससे बेहतर है कि वो कोर्ट को रिज्यू करे और सारी सिचुएशन जो है कानून के सामने रखे, फिर कानून उसके साथ जो फैसला करे, जो ओनर के हक में हो जाए, रेंटल के हक में हो, जो भी फैसला होगा वो कानून। लेकिन शबीबर, मैंने अमूमन देखा है कि जो आवाम होती है वो कोर्ट कचहरी के चक्रों से भी बड़ी जो है ना डरती है कि वहाँ अगर जाएं तो वहाँ पर जो है बड़ी ख्वारी उठानी पड़ती है। देखिए, ख्वारी तो अगर कोई बच्चा, अगर आप बिजली का बिल भी लोग जमा कराने जाते हैं तो लाइन में लगते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं। आप ये देखें, लॉकडाउन के अंदर इम्तियाज़ स्टोर के अंदर जब लोग जा रहे थे तो घंटों घंटों लाइनों पे खड़े रहते थे। तो ख्वारी किस काम में नहीं है? देखिए, दुनिया ये कोई जन्नत तो नहीं है ना, ये तो दुनिया है, यहाँ पर तकलीफ तो है, सुकून तो सिर्फ जन्नत में। बिल्कुल। तो तकलीफ तो होती है, आपको हर चीज़ में तकलीफ होगी, लेकिन लोगों के अंदर एक खामखाम का डर है कि यार पता नहीं मैं कोर्ट जाऊं तो मेरा फैसला नहीं हो पाएगा, और मैं जाऊं तो पता नहीं क्या होगा, मुझे ख्वारी होगी, मैं फंस नहीं जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, ये फिजूल का डर है। वहाँ पर काम होता है लोगों का, अच्छे वकला हैं, वो उनके काम भी। बल्कि मैंने अभी तो वकला की तंजीमों में ये भी देखा है कि उन्होंने एक वेलफेयर बनाई हुई है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस बात में मैं वकला का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी वेलफेयर उन्होंने बनाई हुई है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये सब मिल के उसका केस लड़ते हैं, और जो किसी पे अगर कोई जुल्म होता है, कोई वरना कोई फ्री मशवरा भी दे देते हैं आपको कि अगर आपको कोई मशवरा चाहिए वहाँ पर, तो वो वहाँ पर आपको किसी भी थ्रू आउट आपका कोई भी मसला है वो आपको मशवरा देंगे वहाँ बैठकर। तो ये सारे प्रोसीजर हो चुके हैं। अब ये है कि आप लोगों ने उसको कैसे टैकल करना और कैसे अपनाना है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा शबीर भाई, अगर एक और हम सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करें, जो एक नॉर्मली मैं देख रही होती हूँ कि अगर किसी बंदे ने कोई घर खरीदा है या फ्लैट खरीदा है या कोई ज़मीन खरीदी है कहीं
पर, तो उसने एक फाइल पहले जो अडॉप्ट की कि उसकी एक फ़ाइल जो है उसको मिल गई, उसके बाद थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि भाई इसकी तो 2 फाइलें हैं, फिर इसकी 3 फाइलें हैं, यानी एक के ऊपर डबल, डबल के ऊपर ट्रिपल फाइलें भी निकल कर आती हैं। तो ये क्या सिनेरियो होता है? देखिए, ये करप्शन है इदारों का, इसकी वजह से होता है। 3 फाइलें कैसे बन जाती हैं? ये बन जाती हैं। ये यहाँ पर देखें, बिजली का बिल है, सिर्फ वो 2 नंबर नहीं बनता, गैस का बिल 2 नंबर नहीं बनता, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है, सारी चीज़ें जो है वो वाटर टैक्स का जो बिल है वो पहले 2 नंबर बनता था, अब नहीं बनता, क्योंकि वो सारे जो है कंप्यूटराइज हो चुका है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स भी अब प्रॉपर्टी जो है वो 1 नंबर ही बन रहा है, क्योंकि वो अब खातों से निकल गया। जब तक हम खातों से नहीं निकलेंगे, डिजिटल सिस्टम पे नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक हम इस चीज़ों से निकल नहीं सकेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है ना किसी को टेक्नोलॉजी एंड साइंस का ओहदा भी दिया जाता है, तो वो चांद की पैदाइश ही देख रहा होता है ईद के दिन या रमज़ान में, और सारे महीने बिल्कुल फ्री होता है। चांद उस वक्त जो है उस पर भी बहस हो रही होती है, बिल्कुल सही चल रहा होता है। एंड रमजान के वक्त तो ईद के वक्त जो है वो चांद जो है उनको डिस्टर्ब दिखता है और उसकी पैदाइश देखी जाती है। यहाँ तक हमारी साइंस है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारी यहीं तक है, तो और कोई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास कोई इस इदारों को सही करने का कोई ऐसा हल नहीं है। मतलब एक अजीब है, अगर कोई देखता होगा तो वो हंसते होंगे हम पे कि सारे महीनों में चांद सही निकल रहा है और फंस रहा है तो रमजान में चांद रात वाले दिन, चांद रात वाले दिन फिर पैदाइश का उसका मुआवजना किया जाता है। इतना मुश्किल दीन को बनाया हुआ है। भाई, आपको अगर चांद नजर आ गया तो आप रोजा रख लो, इसमें कौन सी इतनी मतलब इतना मसाइल। ऐसे लगता है कि मतलब जो सिचुएशन ऐसे दिखती है कि लोग जो है ना रात 11-11 बजे तक चांद ढूंढ रहे होते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि कहीं रॉकेट लेके चांद देख के ना आ जाए। तो चलिए, ये भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, इन फ्यूचर हो सकता है ये टेक्नोलॉजी हम देखें। तो मतलब अजीब ही मतलब इतना मुश्किल किया हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी महीने जो है वो सही चलते हैं। यानी आपका मतलब यह है कि इदारों को ऐसा करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की जाए, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज आप लोग को यहाँ पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ऐसी करानी चाहिए कि इदारों के अंदर जो फाइलें बन रही हैं या जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज किया जाए तमाम चीज़ों को, ताकि जो ये डबल फाइलें बनती हैं, ट्रिपल फाइलें बनती हैं, इन तमाम का रेशो जो है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि इस तरह के मामलात में फंसे हुए हैं और हम उनकी दुहाइयाँ सुन रहे होते हैं कि भाई हमने तो 1 नंबर फाइल बनवाई थी, ये डबल फाइल कहाँ से आई, ये ट्रिपल फाइल कैसे बनी, और इसी लैंड के ऊपर या इसी घर के ऊपर। अच्छा, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होता है? अगर उसके पास एक फाइल मौजूद है और उसकी डबल भी है और ट्रिपल भी फाइल निकली हुई है, तो वो क्या करेगा? वही सोल्यूशन होता है जो आजकल चल रहा है, सब के सब जमा होते हैं कोर्ट में। अच्छा, फिर कोर्ट फैसला करता है कि असल होना कौन है। तो कोर्ट किस मवाजने की बिना पर फैसला वो करता है? इदारों को लेटर भेजते हैं, वो इदारों को बुलाते हैं। और अगर इदारों के अंदर तीनों की वेरिफिकेशन हो फिर? नहीं, ऐसा होता नहीं है। वेरिफिकेशन हमेशा फाइल एक ही ओरिजिनल निकलेगी, फिर जो बाकी फाइलें होती हैं उनका करप्शन सामने आ जाता है। सही, ये होता है। यानी वो 2 नंबर फाइलें होती हैं। देखें, जब कोर्ट जो है, जब जज साहिबान इस मसले पे अड़ जाते हैं, देखने जाते हैं, तो फिर मसला सही निकल आता है। ऐसा नहीं है नहीं निकलता, लेकिन ये है कि वहाँ पे भी यही होता है, तो फिर कोर्ट को जो देखना पड़ता है, जैसे आज देख रहे हैं। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का बेसिकली ये मामला हो जाता है और फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है वेरीफाई करने के बाद कि ये किसका प्लॉट है या किसकी ज़मीन है। अच्छा, प्लॉट और ज़मीन जब हम ख़रीदने जा रहे होते हैं तो अमूमन हम बहुत सारी चीज़ों को सोच के जा रहे होते हैं कि कौन सी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं या जहाँ पर हम घर ले सकते हैं, जहाँ हम फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन अमूमन जो है वो हम लोग ऐसी सोसाइटी पर जाकर अटक जाते हैं जहाँ पर लीज़ का मसला आता है, जहाँ पर ऐसी चीज़ों का मसला आता है कि गैर कानूनी तौर पर बनाई गई होती हैं और हमें ये पता भी होता है, लेकिन आवाम जो है वो उस दलदल में फंसती है जाकर। आवाम सस्ते के चक्कर में फंस जाती है। तो ये सस्ते रेट से इस वजह से दिए जाते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो घर जहाँ पर बना हुआ है वो करप्शन की नज़र हुआ हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी अब तो जो है ऑर्डर आ रहे हैं और जो अनलीगल बिल्डिंग है उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी प्लॉट 1-1 लाख रुपए का बेचा जा रहा है गडाप टाउन में। अच्छा, 1 लाख रुपए? 1 लाख का, 2 लाख का, जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ज़बानी कलामी आवाम जो है काम कर रही है और खुद ही जो है उसको
राउंड करती है और बेच देती है, और गोट आबाद के नाम पे सारे गोट भी आबाद हो रहे हैं। बाकायदा लिखा हुआ है कि गोट की सेल परचेज मना है, लेकिन सब काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन इन्वॉल्व है, कुछ समझ नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई फाइल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जमाने कलामी सब ऐसी, हो रहा है। तो वो फिर कैसे लड़ते कैसे हैं? यानी उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, किस बिना पर जबान पे लड़ेंगे? जब तक कोई एक्शन नहीं ली जाएगा, जब तक रहे वहाँ पर बिल्डिंगों की बिल्डिंगें बन जाती है, और एक्शन नहीं होते। कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, हम एक्शन होता भी है तो चंद हम नया लोगों को होता है। नाज़िमाबाद की बात कर रहे थे, वहाँ पे आप कह रहे थे कि बड़ा ह्यूज जो है वो प्रोजेक्ट अभी बनने जा रहा है और बड़े ह्यूज अमाउंट उसमें लग रही है। मैंने कहा था उस पर ज़रा रोशनी वो डालें। तकरीबन जो है वो 150 अरब रुपए की मालियत की बिल्डिंग्स बन रही हैं। 10,000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। पहले मरहले पे 3,000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, और लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आरिफ हबीब ग्रुप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं वहाँ पर और ले रहे हैं फ्लैट्स। ठीक है, और एक इस कॉलर वक्त- हमारे साथ मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है, कहाँ से बात करें? मैं यामीन बात कर रहा हूँ जी कराची से। जी आमीन। ये हमारे वालिद साहब KMC के मुलाजिम थे, उनका गुलशन फातिमा में एक प्लाट था। दोबारा रिपीट ठीक है। कीजिएगा, क्या कह रहे हैं आप? जी जी, ठीक है, आपके वालिद KMC के मुलाजिम है? और वो उनका गुलशन फातिमा में ठीक है। प्लाट, और उन्होंने पोजीशन ली हुई है। तो ठीक है। अब हमें उनके कागजात मिले, तो अभी कैंसिल तो नहीं हुआ होगा ना, या कर दिया होगा? अच्छा, मैं वो पूछ पोजीशन लिया हुआ है, पोजीशन लिया हुआ है अच्छा, उनका। पोजेशन आप लोग को मिल गई है और कागजात अभी दिए हैं? कभी है कागजात है हमारे पास, ठीक है। और उन्होंने 1900 पता नहीं यानी आपका मसला ये है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि वेरिफिकेशन करवाऊं कहाँ से, या किस तरह से करवाऊं कि ये ठीक है या गलत किस है? जगह की प्रॉपर्टी है, कहाँ की नहीं। प्रॉपर्टी है? फिर मतलब जो लीज वो मतलब पोजीशन मिल जाती है तो वो कैंसिल तो नहीं होते ना? ठीक है, मैं ये पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने एक जगह पे प्लॉट लिया था, गुलशन फातिमा या कोई ऐसी सोसाइटी है, और वहाँ पे हमें पोजेशन दे दिया था, और पोजेशन देने के बाद अब हमारे पास पेपर्स भी मौजूद हैं, पेपर्स भी आ गए हैं। तो अब पोजेशन जब हमें मिल गई है तो वो पोजेशन अब कैंसिल तो नहीं होगी कभी, या ऐसा कोई प्रोसीजर हो सकता है? नहीं, उसका एक आप सर्च सर्टिफिकेट जो है वो आप निकलवा लें, इदारे पे जाएं और लीज डिपार्टमेंट में आप वहाँ से एक सर्च सर्टिफिकेट निकालें, तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाएं और वहाँ सर्च सर्टिफिकेट निकल जाएगा। अच्छा, पोजेशन का नहीं, इनको अगर लीज मिल गई है। अच्छा, लीज अगर मिल गई है तो फिर हाँ। सर्च सर्टिफिकेट, और अगर लीज ना मिली हो तो? नहीं, लीज अगर नहीं, ये तो कह रहे हैं ना लीज मिल गई है। वो कह रहे हैं अभी पेपर्स मेरे पास आ गए हैं, पोजेशन दे दी है मुझे, पोजेशन पहले ही दे दी थी और पेपर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, तो उसके बाद अब मुझे पोजेशन कैंसिल तो नहीं होगी मेरी? देखें, वो अगर लीज उन्होंने नहीं कराई तो लीज करवा लें, अगर लीज करवा लिए तो इसकी सर्च सर्टिफिकेट निकाल लें। ठीक है। अगर मैं बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स की बात करूं जो कि पोजेशन दे रहे हैं और क्राइटेरिया मांग रहे हैं कि भाई 2 साल और 3 साल में लीज का प्रोसीजर हो जाएगा, या फिर पेपर जो है वो उस दौरान में बस वक्त करेंगे, ऐसा भी होता है कि लीज इदारों से भी रुकी होती है कभी कभी, तो टाइम किसी लगता है। मसाइल की वजह से, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स बाकी होते हैं, कंप्लीशन प्लान बाकी होता है, ये सारी चीज़ें भी बाकी होती हैं जिसकी वजह से रुकती हैं। तो यानी पोजेशन अगर वो दे रहे हैं तो पोजेशन अगर वो वहाँ पर लोग पोजीशन रह भी लेटर रहे, लें, अगर जो कब्जा दे रहा है तो उससे पोजीशन लेटर भी लें। पोजेशन लेटर भी लेना बिल्कुल। चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट का एक पार्ट पोजेशन लेटर का भी पोजीशन होना चाहिए लेटर कि भी अगर लेना आपको पोजेशन मिल गई है तो। जी बिल्कुल, बिल्डर से पोजीशन लेटर लें, और उस पोजीशन लेटर की ये ताकत होती है कि अगर बिल्डर आपको लीज नहीं भी देगा और वो जगह सही होगी, जमीन लीज होगी, तो आप कोर्ट के थ्रू आपकी लीज हो सकती है। यानी कोर्ट के थ्रू आउट आप लोग जाकर जो है अपना मामला सॉर्ट आउट जी, करा बिल्कुल। सकते हैं, और आपके पास एक अथॉरिटी कहते हैं पोजीशन ना, लेटर आपकी खुद की अथॉरिटी आपके पास मौजूद होगी कि आपने जब लेटर लेकर रख लिया है तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी आपको कि आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, बल्कि कोर्ट के थ्रू आउट जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से निकल जाएंगे तमाम इशूज से साथ। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, नाज़रीन, प्रॉपर्टी का सेगमेंट जो है वो इस तरह से रखा जाता है कि जब भी आप लोग कोई भी मसाइल का शिकार होते हैं, कोई भी प्लॉट खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, लैंड
बैंक खरीदने जाते हैं, जैसे कि आज भी अपने पूरे सेगमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड किया। जो अच्छी चीज़ होती है वो भी हम आपको बताते हैं, जो बुरी चीज़ होती है वो भी हम आपको बताते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है ये मामला, क्योंकि हर रोज़ हम यही देख रहे होते हैं कि आवाम जब ये चीज़ ख़रीदने जा रही होती है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ ख़रीदती है तो उसको बड़ी जो है ना चीज़ों का टैकल करना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ वक़्त उनको पता ही नहीं होता कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद भी है या नुकसानदेह साबित हो रही है। और बाज़ वक़्त लोगों को इल्म होता है कि ये चीज़ उनके लिए गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो उधर जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो अपना प्लॉट बुक कराते हैं, घर बुक कराते हैं और उसके बाद में वो नुकसान उठाते हैं। तो जिस तरीके की मिसालें अभी भी मुल्क के अंदर आपके सामने हैं कि तिजोरी हाइट्स की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने नस्ला टावर की मिसाल आपके सामने है, तो खुदारा ऐसी जगहों पर बुकिंग ना कराएं जहां पर नुकसान सिर्फ आपका हो। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया और मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।